नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। पहाड़ों पर एक बार फिर मानसून दस्तक देने वाला है और मानसून की दस्तक की आहट के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक बार फिर चिंता सताने लगी है उस नुकसान की जो बीते कई सालों में बड़े पैमाने पर हुआ। इस नुकसान ने न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि राज्य सरकार को भी बैकफुट पर बुरी तरह से पीछे धकेल दिया। राज्य में एक बार फिर मानसून दस्तक देने को है और ऐसे में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं की चिंता लोगों को सताने लगी है। एक चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश या देश की भी बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र के पास इस तरह की कोई तकनीक नहीं कि ये पता लगाया जा सके कि बादल कब फटेगा, कहां फटेगा और इसका नुकसान कितना बड़ा होगा। हालांकि बारिश कितने बड़े स्तर पर हो सकती है, बारिश कम होगी या ज्यादा होगी, इसका पूर्वानुमान आधुनिक तकनीकों के आधार पर लगाया जाता है और इसी के आधार पर राज्य सरकार अपनी तैयारियां करती है। लेकिन ये तैयारियां हर बार नाकाफी साबित होती हैं। वजह ये कि बीते कई सालों में बारिश एक बड़े पैमाने पर हो रही है और ज्यादा बारिश अपने साथ लेकर आ रही है बड़ा नुकसान। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही पिछले 3 सालों में एक ऐसी तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों ने देखा है जिसमें तकरीबन 1200 से ज्यादा लोगों की मौत मानसून के दौरान हुई तबाही में हुई है। ऐसे में 2025 में भी जबरदस्त तरीके से हिमाचल प्रदेश ने मानसून के दौरान नुकसान झेला और लगभग 3 सालों में 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इस तबाही के काल का ग्रास बनी है। और ऐसे में इस वक्त मैं मनाली के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जो तबाही की तस्वीर 2025 में इस इलाके ने झेली थी, उसके निशान आज भी यहां पर मौजूद हैं। ओल्ड मनाली के इस मनालसू रिवर के ऊपर बने हुए इस गिरे हुए पुल को आप देख सकते हैं कि इसकी मौजूदा स्थिति अपने आप में यहाँ की स्थिति बयां कर रही है कि किस तरीके से एक तरफ से ये पुल का हिस्सा जो है वो जमीन में धंस चुका है और दूसरी तरफ से हिस्सा जो है अब भी यहाँ पर वैसे ही बना हुआ है। तो इसी जुगाड़बाजी का इस्तेमाल जो है वो ट्रैफिक के तौर पर आज भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर एक बार मैं दिखाना चाहूँ तो अभी फिलहाल जो है ये इलाका भी बाढ़ की जद में अब भी बना हुआ है, क्योंकि मानसून जैसे ही दस्तक देगा लगभग 2 महीने तक जबरदस्त तरीके से बारिशों का दौर हिमाचल प्रदेश के इलाकों में जारी रहता है। और इस इलाके ने भी बाढ़ की वो तस्वीर 2025 में मानसून के दौरान देखी, जिसके बाद जो ये तस्वीरों में आप इलाका देख रहे हैं यहाँ से सड़क हुआ करती थी और इस ऊपर वाले इलाकों में जो है वो दुकानें हुआ करती थी, लोगों के मकान हुआ करते थे, जो अब जिस तरीके से मौजूदा स्थिति में दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2025 की बाढ़ के बाद जो है यहाँ पर स्थिति बिगड़ी थी, जिसके बाद तबाही के निशान जो है अब भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हालांकि अब जो है वो स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए पहुँच रहे हैं। ओल्ड मनाली से मनाली शहर को कनेक्ट करने के लिए नया पुल यहाँ पर बन चुका है, लेकिन इस पुल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और ऐसे में इस इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आरसीसी वॉल या प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो 1 साल बीत जाने के बाद अब भी यहाँ पर लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लोकेशन की स्थिति नहीं है, बल्कि मनाली से लेकर और तक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस में मल्टीपल ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर कुछ इलाकों में आरसीसी वॉल लग चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए प्रोटेक्शन वॉल का इंतजार इन इलाकों में रहने वाले लोग आज भी कर रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 3 साल में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान लोग झेल चुके हैं, प्रदेश को नुकसान हो चुका है। पिछले 3 सालों में 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस साल की बरसात क्या रंग लेकर आएगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। 1 साल बहुत होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सरकार बोलती रहती है लेकिन करती कुछ नहीं है। अभी तक यहाँ कोई भी क्रेट वॉल ही नहीं लगी है अभी तक कहीं भी। तो बाढ़ आएगी तो क्या होगा? फिर तो वही हो जाएगी वैसी पिछले साल की तरह। दोबारा बाढ़ आई तो अभी तो और खाली कर दिया और बह ले गए। नुकसान देखो सर, ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, कैसे बैठ के देखो ब्रिज वगैरह सारा देखो क्या पे होते थे, देखो सारा खत्म है, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह देखो ना। तो
एक साल काफी नहीं होता है कि किसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए? हमने तो बोला भैया ब्रिज उठाएंगे, बने कब उठाना, ब्रिज उठाना बोलते, बोला ब्रिज डैमेज हो गया, बोला पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो बाढ़ अगर दोबारा से पिछले साल जैसी स्थिति कर दे तो कितने लोगों को परेशानी हो सकती है, कितने गाँव को? पूरा देख लो ना, देख रहे हैं ब्रिज का हाल देखो ना, यहाँ पे कभी भी हो सकता है, बादल फंस सकता है दोबारा यहाँ पे। अब ब्रिज उठाएंगे तभी होना, ब्रिज उठा नहीं रहे, क्या बोल सकते हैं। तो सिस्टम कब जागेगा? अब सिस्टम तो गवर्नमेंट के ऊपर है, क्या बोलते, गवर्नमेंट का बजट नहीं हमारे पास, बोलते क्या बोलना। जल्द से जल्द करना चाहिए था, ये प्रशासन की लापरवाही है। सीधी सीधी मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व मैं करूँगा ना, मुझे करना चाहिए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो मॉनसून में अब आप जैसे सैलानियों को पहाड़ पर आने पे डर लगता है क्या? सर बिल्कुल आफत, मानसून में कैसे आएंगे, कहीं एकदम से रिसाव हो जाता है, कहीं एकदम से पहाड़ गिर जाते हैं कहीं, तो उसके लिए तो दिक्कत होती है। आना चाहते हैं लेकिन कोसना भी नहीं चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट, एक अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि सरकार इस मामले में अपने कदम उठा सके और ठोस कार्रवाई कर सके। हिमाचल प्रदेश में 2023-2025 में खूब आपदा आई। जी हाँ, मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई। आज भी आपको मंडी में हम लेकर आए हैं। मंडी के वार्ड नंबर 1 खलियार के बिजली में इस वक्त हम मौजूद है। 2025 में इतना नुकसान हुआ, लोगों को काफी दुख दिया। अभी भी लोगों का काफी नुकसान हुआ है, कई लोगों का जान का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है। लेकिन बिजली में हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर 2025 में जो बारिश हुई जिसकी वजह से लोगों का घर टूट गया, लेकिन इनको अभी भी इसका मुआवजा नहीं मिला है। जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों का घर यहाँ पर टूट गया है। इनका ये भी कहना है कि 4 लेन की वजह से प्रॉपर दंगे यहाँ पर नहीं हुए थे। 2025 में भारी बारिश हुई, बारिश की वजह से यहाँ पर इनके कमरे, किचन और इसके साथ एक काऊ शेड वो मलबे में बह गई। तो कहीं ना कहीं अभी तक इतना समय हो चुका, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता जो है नहीं मिली है, किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। फिर जो है मानसून आने की कगार पर है। मानसून किस तरह का आता है ये तो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी, लेकिन क्या कुछ नुकसान इनका यहाँ पर हुआ। कम से कम यहाँ पर 3 परिवार रहते हैं। 3 परिवारों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर प्रॉपर डंगा नहीं लगाया जाता, जो 4 लेन की वजह से कटिंग की गई है, तो भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि पिछली जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से अभी तक जो है जख्म इनके हरे के हरे हैं। घर जो टूटा था वो वैसा का वैसा है। तो कहीं ना कहीं दुख, जाहिर सी बात है कि दुख है। ये पूरे हिमाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कई जगह ऐसी है अभी तक जो है इस तरह का नुकसान हुआ है लेकिन भरपाई नहीं हुई है। तो उनमें से ये एक तस्वीर है। जी, क्या कहना है आपने? मैम बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार अगर ये न्यूज़ देख रही है और उन तक ये न्यूज़ पहुँच रही है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हमारा नुकसान है उसका हमें मुआवजा मिले और जल्द से जल्द बारिश शुरू होने से पहले हमारे डंगे लगा दिए जाए ताकि हम अपने घर में आ सके वापस। तो बुरा हाल हुआ जी हमारा यहाँ पिछली बरसात में ना। अब भी पता नहीं आगे भी डर हो रहा है हमारे को, पता नहीं क्या होना है आगे। क्या मांग करती हैं आप? हम बोलते भाई डंगा लगाओ ना, इधर भी लगाओ उधर भी लगाओ। यहाँ था वो बेचारे ऐसे हो गया, हम तो इतना बरसान है कल से ऐसा अच्छा लगता है, क्या करना। डर लगता ऊपर है। सड़क भी हमारे वो हो गई, पानी टूट टाट कर गए, वही कुछ भी नहीं अच्छा है। एक दिन बड़ा मुश्किल से कर रहे हैं। अब बरसात भी आने वाली। बरसात आने वाली है, बहुत ज्यादा डर है। पिछले साल भी हम बिजली में क्वार्टर में रहे, कहीं कहीं रहे। अच्छा, बिजनी में रहे आप क्वार्टर में? अब इस बार का क्या यहीं पे रहेंगे या फिर क्वार्टर में? इतनी बार होगी तो कहाँ जा क्यों रहे ऐसे, यहाँ नहीं रह सकते। ऐसा पिछले साल में बरसात काफी हुई ना जी। आपसे तो ये जानना चाहूंगी कि कितनी बार जो है आपने कंपनी वालों के साथ बातचीत की है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस समस्या को लेकर गए? जी मैम, मैं पिछले 2025 से दौड़ रहा हूँ। 2025 से डीसी ऑफिस एसडीएम के पास, अपने कमिश्नर सर के पास, NHI वालों के पास जाके मैं कर दिया। उनको हाथ जोड़ जोड़ के बोला जी मेरा मकान अभी सेफ्टी में है, प्लीज़ आप डंगे लगा दो ताकि थोड़ा बहुत गुंजाइश हो जाए मकान में रहने के लिए। 2 फैमिली थी यहाँ, रास्ता का परिवार था हमारा, पूरी फैमिली थी, बच्चे थे, हमारा ये आंगन था, यहाँ पे माताएं बैठी होती थी, सारे खेलने वाले आस पड़ोस अच्छे होता है। इनकी 4 लेन की कटिंग के बाद सीधी 90 डिग्री इन्होंने कटाई करने के बाद मैम सीधे 3-4 खेत हमारे सीधी लैंडस्लाइडिंग में चले गए। पीछे बाथरूम बना हुआ था, किचन था, वो भी सारा टोटल लेस हो गया और हमें भी फिर पूरा नुकसान हो गया। नया मकान तो पुराना मकान सारा टूट गया हमारा। उसके बाद इन्होंने बोला डिजास्टर में डाल दिया हुआ, ना हमारे को 1 रुपये का मुआवजा दिया, ना कोई वैल्यूएशन की, ना कोई हमारा डीसी ऑफिस से कोई, एसडीएम दफ्तर से कोई भी नहीं आया। लास्ट में तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने बोला था भी ऊपर तक डंगे लगवाओ, फिर भी उन्होंने आधा अधूरा काम छोड़ के भागे। उसके बाद उन्होंने कोई डंगे नहीं लगवाए।
अभी भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं भी हाँ लगा दो। अब कहते हैं ROW तक हमने डंगे लगा दिए हैं, उसके बाद कोई डंगे नहीं लगाएंगे। देखिए ये जो 4 लेन की वजह से कहीं न कहीं जो हमारी मेन प्रॉब्लम हुई है 4 लेन की वजह से हुई है। जो 4 लेन यहाँ से निकल रहा था तो कहीं न कहीं तब नहीं आपने ऑब्जेक्शन किया कि हमारी ज़मीन से ना? मैम बोल के थक जाते थे। उन्होंने एक इंजीनियर को बोलते थे, उन साहब को पूछो, दूसरा बोलता था हमारे अंडर नहीं है, हाँ, तो हम किसको बोले। और 15 जून को इतनी जल्दी बारिश, पिछले साल बरसात जल्दी आ गई है। हाँ, उन्होंने 90 डिग्री कटाई करने के बाद पूरे पत्थर छांट के मिट्टी साइड में कर दी एकदम। कम से कम 100 फुट हाइट का हमारे घर का कर दिया। जहाँ पे जाने के लिए पैदल जा सकता था वहाँ 90 डिग्री से छलांग लगा के भी मरने वाली हालत कर दी थी हमारी। मैम कोई बोल के हम थक गए थे कि आप डंगे लगवा दो सर, कुछ भी करवा दो भाई, हमारा मकान कम से कम सेव कर दो। या सारा मेरा पुराना मकान टूट गया, हमारी जो पूरी ज़मीन थी सारी बैठ गई, पशुशाला दब गई, हमारे पशुशाला के अंदर दब के मर गए। वहाँ पे पशुशाला के पास तो जाने के लिए भी नहीं रहा कोई भी नहीं, ना हमारी सारी ज़मीन तबाह कर दी मैम, ना हमारे को 1 रुपये का मुआवजा मिला। जितनी थी वो सारी ज़मीन। अब क्या मांग क्या करते हैं अब आप? मांग ऐसी करते हैं मैम, जो डिसास्टर में डाला है उसकी, जो हमारे मकान टूटे हैं, जो ज़मीन धसी है उसकी हमारे को मुआवजा दिया जाए और हमारा जो मकान बचा है वहाँ तक डंगे लगाएं ताकि हमारी फैमिली फिर से यहाँ पे रह जाए। और 2-2 फैमिली है रहने के लिए, कुछ हो जाए रहने के लिए, चलो कुछ न कुछ जुगाड़मेंट करके आप डंगे तो लेवल तक लगाओ, फिर बाकी हम कितने परिवारों को यहाँ पे खतरा है? परिवारों को मैम यहाँ पे कम से कम 3-4 परिवार हैं हमारे। एक पड़ोस में एक हमारे भाई जी हैं और हम हैं, हमारे मेरी 5 फैमिली है, हमारे 5-7 मेंबर है मेरी फैमिली में ही। 5-6 नुकसान है। हाँ जी, बहुत नुकसान है मैम। चलिए, तो कहीं न कहीं इनका कहना है ये जो 4 लेन निकली है उसकी वजह से डंगा प्रॉपर नहीं दिया गया था और इसके साथ ही जो 2025 में डिजास्टर हुआ था, बारिश हुई थी, उससे कहीं न कहीं एक जो है घर इनका मलबे में यहीं पे जो है ध्वस्त हो गया है और इसके साथ ही और भी नुकसान हुआ है और इसके साथ यहाँ पर 2-3 परिवार और भी है, इनको भी नुकसान है। अगर इस बार भी जो है मानसून खतरनाक होता है तो कहीं न कहीं सहमे हुए हैं ये लोग। इनकी मांग है कि जो इनकी ये समस्या है इसका निवारण हो, इसके साथ ही मुआवजा जो भी है इसका बनता है वो भी इन्हें मिले। जी मीडिया के लिए मंडी से मैं कोमल भारद्वाज। जैसा कि आपने बताया कि 2023 और 2025 में मतलब जो हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो मॉनसून से हिट हुआ था, तो और काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो उसके साथ साथ हमने उस टाइम भी काफ़ी रिस्टोरेशन एफर्ट्स लिए गए थे। सीजन आता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो इस साल का, इसमें भी बहुत सारे रिस्टोरेशन एफर्ट्स किए गए हैं। और उसके साथ साथ हम जैसे कि हर साल जो हमारे अपकमिंग मॉनसून होता है उससे पहले प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज करते हैं। तो इस साल डिप्टी कमिश्नर सर की अध्यक्षता में एक हाफ डे मॉनसून वर्कशॉप भी हुई, जिसका मेन मकसद यही था कि मॉनसून प्रिपेयर्डनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग, कि हम पिछली चीज़ों से क्या सीखें और उनको कैसे हम अगली बार कैसी कुछ लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम अपनी तरफ से अपना रिस्पॉन्स और क्विक कर सकें और फास्ट कर सकें और कोशिश कर सकें कि जब भी कोई डिजास्टर या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो नुकसान कम से कम हो। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सभी डिपार्टमेंट्स के साथ चर्चा हुई। सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी पीपीटीज के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और क्या एफर्ट्स वो आगे ले रहे हैं और क्या एफर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनसे एक्सपेक्ट करता है, वो सारी डिस्कशंस हुई। कि जैसे कि मेन हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारी NHI, मॉर्थ और उसके साथ साथ PWD डिपार्टमेंट, हमारी तीनों डिपार्टमेंट्स के साथ में डिटेल डिस्कशंस हुई। उनके वनरेबल पॉइंट्स, उनके कितनी रिस्टोरेशन अभी तक हो चुकी है और क्या रिस्टोरेशन वर्क्स चल रहे हैं उनके, जो कि क्योंकि आज के टाइम पे भी उनके रिस्टोरेशन वर्क्स बहुत सारे चल रहे हैं, उसके बारे में। उनकी जो मशीनरी है उसकी अवेलेबिलिटी, इन्वेंट्री ऑफ मशीनरी, जो कि आपको पता है कि जब कोई एक इंस्टेंट हो जाता है, कोई लैंडस्लाइड हो जाती है, तो हमें मशीनरी की इमीडिएट मोबिलाइजेशन करनी होती है और जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और उनको मोबिलाइज करते हैं। कंट्रोल सेंटर हमारा DDMA के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर रहता है, यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, वो 24/7 आज भी चलता है। लेकिन उसके साथ साथ जब हमारा कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको हम और रीइंफोर्स कर लेते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं। अगर आप बात करेंगे PWD, IPH, उन सब के नोडल्स यहाँ पे बैठते हैं और वो साथ साथ इस चीज़ को हम मॉनिटर करते हैं। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको भी हम रेगुलरली उस टाइम पे मॉनिटर करते हैं। हमारे पास सब डिवीजन लेवल पे ISET फोन्स SDMs के पास, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे NDRF, SDRF, सभी डिपार्टमेंट्स के पास ISET फोन्स अवेलेबल हैं
और फर्दर VHF जो फैसिलिटी है वो भी अब इस्टेब्लिश की है इस बार पुलिस डिपार्टमेंट ने, वो भी डिफरेंट लोकेशंस पे, जहां पिछली बार की तरह जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस उनको लगी कि जहां पे इस्टेब्लिश करनी चाहिए वहां पे वो इस्टेब्लिश कर दी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के HOD BR ठाकुर, और हम इनसे समझेंगे कि आखिर बादल फटने की घटनाएं क्यों होती हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, इतनी घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं। ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बादल फटना है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये बादल फटना होता क्या है और क्या इसके पीछे की वजह रहती है। धन्यवाद अंकुश जी। भारतीय मौसम विज्ञान ने बादल फटना को जो है परिभाषित किया है, जब एक छोटे के क्षेत्र में लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसको हम जो है वो क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। बादल फटने की जो घटना है वो मानसून सीजन के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो मानसून का स्टार्ट होना, और दूसरा कारण है इसका इंटरेक्शन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ, जिनको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, और तीसरा जो हिमालय की हमारी जो टोपोग्राफी है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसकी वजह से अपलिफ्टिंग होती है। इसको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जो मानसून विंड्स होती हैं ये अपेक्षाकृत गर्म और नम होती हैं, इनमें ज़्यादा जो है वो पानी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंड्स होती हैं वो अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। अगर आप यहाँ मैप के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास जो भारत है, भारत के साउथ में इंडियन ओशन है, और यहाँ से ये जो पवने हैं, ये जब गर्मी होती है तो गर्मी होने की वजह से हमारा उत्तर क्षेत्र भारत जो है वो यहाँ पर लो प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है, और अब जो हमारे महासागर हैं और जो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से ये पवने जो हैं वो उठ करके लो प्रेशर एरिया को जो है वो मूव करती हैं, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि मेडिटेरेनियन ओशन से, भूमध्य सागर से उठती हैं, वो ब्लैक सी से और कैस्पियन सी से या फारस की खाड़ी से भी, वो भी मॉइस्चर को जो है वो इकट्ठा करके जब आती हैं तो हिमालय के ऊपर उनका इंटरेक्शन होता है। लेकिन वो पवने जो हैं वो अपेक्षाकृत जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, जिनको हम लो प्रेशर वेदर सिस्टम भी बोलते हैं, उनका टेम्परेचर कम होता है और उसकी वजह से टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है वो डेवलप होता है। लेकिन हिमालय में जो ओरोग्राफिक इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जब मानसून की पवनें आती हैं तो पहाड़ी एरिया जो है वो उनको ऊपर उठने के लिए मजबूर करता है, उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है और कमिलो निम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, और फिर जो बादल वो बनते हैं उनसे कंडेंसेशन होती है और उसकी वजह से जो है वो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन जो है वो होती है। तो ये मुख्यतः 3 कारण हैं जिनकी वजह से क्लाउड बर्स्ट जो है वो माउंटेनियस एरियाज में हो रहे हैं। मानसून के दौरान बारिश होगी ये तो स्वाभाविक है, लेकिन बीते कुछ सालों से जिस तरह नुकसान हो रहा है उससे अब ऐसा लगने लगा है कि मानसून की बारिश के साथ नुकसान भी होगा, ये भी स्वाभाविक है। राज्य सरकार दावा कर रही है कि बीते साल जो नुकसान हुआ उससे सरकार ने सीख ली है और ये सीख काम आएगी हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में। ये नुकसान हिमाचल प्रदेश में कितना होगा इसका तो कोई अनुमान नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को ये आशा जरूर है कि इस बार नुकसान कुछ कम हो। आशा के साथ दावा भी है कि राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य सरकार ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारा NDRF तो जो है ज़्यादातर नूरपुर में अभी लोकेटेड है, पर हमने इसको भी कुछ स्टैटिक जगह पे NDRF की टीमों को, टुकड़ियों को, जैसे हमारा अभी एक ज्योरी में है, अभी हमने शिमला में भी जो है इसको, ये जो हमारा यहाँ पर दिल्ली में किसान भवन है APMC का, 40 लोग जो है वहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगे ताकि शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में तुरंत इनकी सेवाएं किसी भी प्राकृतिक आपदा में लिया जा सके। और इसी तरह से जो SDRF हमारा स्टेट का अपना फोर्स है उसको भी हम स्टैटिक जगह पे जो है डिप्लॉय करेंगे। तो पूरे इंडिया में जो हिमालयन रेंज है और जो उसके आसपास का क्षेत्र है वो लगभग 16% है इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया का, 16% एरिया कवर करता है। लेकिन ये जो 16% एरिया है इसमें से जो निकलने वाली नदियां हैं और यहाँ से जो आने वाला पानी है
वो केवल हिमालय क्षेत्र में अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और हमारे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, इस तरह के राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ही 4.4 मिलियन पीपल जो हैं तो उनको डायरेक्टली ये सर्व करता है। 44 मिलियन पीपल, यानी कि 4 करोड़ लोगों के आसपास तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इस पानी पे। और नीचे फिर आप पंजाब ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, और हमारे प्लेन्स में दिल्ली हो गया, ये सारी नदियां जो हैं इनका उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो हमारी सांस्कर रेंज है, यहाँ ग्लेशियर्स से ही ये नदियां निकलती हैं। तो अभी जो हमारे ग्लेशियर्स हैं दे आर श्रिंकिंग एट अ वेरी हाई रेट। अब यदि हम ग्लेशियर्स की बात करें तो जो हमारा हिमालयन रीजन है, पूरा हिमालयाज की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें रफली जो 32,000 ग्लेशियर के आसपास जो है वो उसकी इन्वेंटरी हम लोगों के पास अभी डेटा के स्वरूप में है। और हमारे रिवर फ्लोज कॉन्सिक्वेंटली जो है वो एक्सट्रीम रिवर फ्लोज जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लड रिस्क है, जो फ्लैश फ्लड्स है, उसका रिस्क भी बढ़ रहा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे आपका प्रश्न है कि 2023 में हमारे को बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। आप समझे कि जो पुराने लोग भी हैं जिनकी वो ये कहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में ऐसा बारिश की वजह से जो आपदा आई थी वैसा कभी देखा नहीं था। बहुत नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ रुपए के जो क्लेम्स जो है हमने भारत सरकार को सौंपे थे, जिसमें सरकारी संपत्तियां, सड़कें, बिजली, पानी की स्कीमें या लोगों की जानें गई या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल को झेलना पड़ा था। स्वाभाविक तौर पे 25 में फिर से बरसात में नुकसान हुआ और वो भी हमने सारे डैमेजेस के भारत सरकार को भेजे थे। और इस बार जैसा आपने जिक्र किया कि बरसात थोड़ी कम रहेगी, ऐसी संभावना है जो मौसम विभाग से है, लेकिन हम इन बातों को 23 में भी हमारा सरकार ने, प्रशासन ने, सभी विभागों ने बड़े अच्छे से बड़े कम समय में उन चीज़ों को कंट्रोल किया। सड़कें बहाल की, माननीय मुख्यमंत्री खुद खड़े रहे 2 दिन कुल्लू में। लाहौल स्पीति में जो टूरिस्ट फंसे थे चंदर लेक में, वहाँ से कैसे निकाले। मिनिस्टर्स खुद गए थे बर्फ़ में जेसीबी लेके, और 50,000 55,000 गाड़ी मनाली कुल्लू के अंदर फंसी थी, उसको कैसे निकाला गया। या सड़कें बहाल कैसे की गई, या उस वक्त सेब की फसल थी लोगों की, जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, लोगों के लिए, किसानों बागवानों के लिए, उसको मंडियों तक पहुंचाया, किसी की कोई खराबी नहीं हुई। तो हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, इस बारे में हमको 23 में भी अनुभव हुआ और 25 में स्वाभाविक तौर पे उस काम को फ़ायदा हुआ कि कैसे लोगों को इस समय में जब आपदा आती है किस तरह की सुविधाएं बहाल करनी है और अपने को अलर्ट में रखना है प्रशासन को। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह की परिस्थितियाँ होनी नहीं चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते। लेकिन जो भी परिस्थितियाँ होगी किसी भी प्रकार की, उसके लिए पूरी तरह से हमारा पूरा तामझाम सरकार का, हर महकमे, हर प्रशासन अलर्ट पे रहता है और बरसात में भी रहे। मौसम वैज्ञानिक बोल रहे हैं, जिसमें मैं बार बार IPCC की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ कि हिमालय और खासकर जिस एलिवेशन पे शिमला जैसा शहर है, ये हॉटस्पॉट है दुनिया की वल्नरेबिलिटी का। तो आपदा तो बनेगी। और इस साल 2 बातें और हो रही है। एक तो है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपने पिछले दिनों भी देखे हैं कि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है तब भी लैंडस्लाइड होनी शुरू हो गई है, तो वो तो डेफिनेटली होगी ही। लेकिन एल नीनो, जिसका मतलब कोई कनेक्शन जलवायु परिवर्तन से उतना नहीं है, वो इफेक्ट भी बता रहे हैं मौसम विज्ञानी। और उससे ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैचेज ऐसे आएँ जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और बहुत सारे ऐसे पैचेज आए जब बिल्कुल सूखा पड़ेगा। तो ये एक नई तरह की इस जो मानसून के मौसम में एक नया फोरकास्ट आ रहा है, जो अपने आप में बहुत ही डराने वाला साबित होने वाला है। क्योंकि आप जानते हो हमारी बहुत सारी जो ये फसल है, खरीफ की फसल है, ये पीरियड भी आता है। तो इसके लिए जो तैयारी करना है वो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है शासन को और प्रशासन को, जिसमें जैसे मैं शिमला में मैंने एडिशनल कमिश्नर को कहा कि आप तुरंत अभी से अपनी नालियाँ क्लियर कर लो। अगर आप थोड़ा नालियों को देखोगे तो अभी चौक नहीं, उसका मतलब ये है कि जैसी बारिश आएगी वो सारा मलबा बाहर आएगा। तो मैंने वो ड्रिल देखी नहीं उनकी होते हुए, तो मैं दोबारा उनको बोलूँगा कि ये एक सेट प्रोटोकॉल है शिमला में, और तकरीबन इसी तरह से सारे शहरों में होना चाहिए। और जो बार बार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि ये बारिश ज़्यादा आनी है, ये तो तय है,
लेकिन उसमें कम से कम कुछ चीज़ें थी जैसे जो नहीं करनी है, जैसे जो नहीं करनी है कि आपको कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है बरसात के दौरान, आपको मलबा जो है वो नदी में नहीं फेंकना है, लेकिन आप मतलब देखेंगे बेशुमार वो चल रहा है और वो रुक नहीं रहा है। तो वो कैसे अभी निकलेगा और कैसे वो बरसात के बाद बाहर आएगा, ये तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बस आप उम्मीद करो कि जितनी जाने पिछले 3 साल में जो 1,500 के करीब लोग मरे हैं और करीब 50,000 करोड़ आसपास नुकसान हुआ है, वो ना हो और उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद के लिए थोड़ी तैयारी भी होनी चाहिए।